देश में अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके शहर में पेट्रोल के दाम 100 के पार कब जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार वाकई इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? आपसे जुड़े इन्हीं सवालों के साथ हम एक बार फिर दस्तक लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। राजस्थान के बाद आज मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर के ऊपर चले गए। अनूपपुर में पेट्रोल पंप का मीटर देखकर आम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर तंज कसे जा रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछलकर भागा। लेकिन सवाल यह कि क्या पेट्रोल के दाम इससे भी आगे चले जाएंगे? इसका असर क्या होगा? क्या इसका कोई समाधान है भी या नहीं? तेल की महंगाई की पूरी तस्वीर पर बात करेंगे, लेकिन पहले जनता का दर्द सुनिए जो तेल की महंगाई से अकेले जूझने को मजबूर है। आज त्रस्त हैं लोग, परेशान हैं। बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपए हो गए, 90 रुपए डीजल हो गए हैं। ये मध्यवर्गीय लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। गाड़ी निकालने के टाइम भी हमें टेंशन आता है कि गाड़ी निकालूं या कैसे जाना है। हमको भुगतना पड़ता है, ये गवर्नमेंट को नहीं भुगतनी पड़ती है। तो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ाया जाता है तो निश्चित इस रूप से लोगों को तकलीफें होती है, खाना जीना मुश्किल हो चुका है। काम हो जाता था 70-80 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, 1000 रुपए सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाए हम? कोरोना की महामारी के बाद देश अब महंगाई की महामारी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल इंच बढ़ रहा है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 9 फरवरी को जो पेट्रोल 87 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर था, वो 18 फरवरी को 89 रुपए 88 पैसे का हो गया। इसी तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 2 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। यही हाल डीजल का है, जो पिछले 10 दिनों में 2 रुपए 79 पैसे की छलांग लगाकर दिल्ली 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल के दाम में लगातार इजाफे का ही नतीजा है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए 49 पैसे और डीजल 92 रुपए 47 पैसे का मिल रहा है, तो महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 98 रुपए 43 पैसे और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अगर बात महानगरों की करें तो दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे और डीजल 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 32 पैसे और डीजल 87 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है। महंगाई की मार इस तरह फटी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी पेट्रोल डला रहे हैं। हम लोग जब भी टैक्सी गाड़ी लेके जाते हैं तो उसमें हमें हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता, और हमारा सरकार से ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए जाएं। जो महीने का बजट हम 500-600 में पूरा महीना निकाल देते थे, अभी पूरा 1000 के ऊपर है। पेट्रोल की कीमतों के शतक लगाने पर प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। In a diverse and talented nation like ours, be so energy important, dependent. I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy. ये एक सच है कि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात करता है, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तेल की महंगाई से जनता का हाल बेहाल है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ मुझे एक हफ्ते में एक मरतबा में पेट्रोल भरा करता था, अभी एक दिन आड़ मुझे पेट्रोल डालना पड़ रहा है। जी नहीं, अभी तो हमने तो गाड़ी का जरा इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन
हकीकत में जब काम बहुत जरूरी हो तभी हम बाहर निकल के काम उतना करके आ जाते हैं। गैर जरूरी गाड़ी चलाना बिल्कुल पड़तल नहीं खाता अभी, बिल्कुल समझे ना। इसके लिए तो मोदी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, कि तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। चाहे तो ये कम कर सकते हैं, इसके ऊपर टैक्सेस जो लगे हुए हैं वो हद से ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। बस एक मजाक बन के रह चुका है, रह गई है हर चीज। न अपोजिशन है, न कोई नाम रखने वाला है, न कोई सवाल पूछने वाला है कि आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों हो चुका है। महंगाई की महामारी के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए लोग नए नए जतन कर रहे हैं। इसमें तस्करी भी शामिल है। ये बिहार का अररिया है, जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम आप देख ही सकते हैं। लोग आसानी से आ जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल से 22 रुपए सस्ता पेट्रोल लाकर बिहार में बेचा जा रहा है। लोग साइकिल पर गैलन रखकर खुलेआम पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं। पेट्रोल में कितना अंतर है? भारत नेपाल में पेट्रोल में अंतर 75, 95, 15, 12 ज्यादा नहीं ज्यादा 22 रुपया कुछ पैसा पड़ जाता है। तो आपदा में अवसर खोजा जा रहा है। अगर सरकार ने तेल के दाम नहीं घटाए तो फिर इस गोरख धंधे में तेजी आ सकती है, जो आगे सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। आज तक ब्यूरो। भारत में जब जब पेट्रोल हद से महंगा होता है तो खबर ऐसी ही आती है। कहीं लोग भूटान से पेट्रोल लेने चले जाते हैं, कहीं नेपाल से, जिसका एक उदाहरण आपने अभी अभी देखा। इस वक्त भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम भारत से कम है। भारत में पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे लीटर और डीजल 80 रुपए 27 पैसे लीटर, जबकि नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 98 पैसे और डीजल 58 रुपए 31 पैसे लीटर है। श्रीलंका में यही पेट्रोल 60 रुपए 26 पैसे और डीजल 38 रुपए 93 पैसे लीटर है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 14 पैसे और डीजल 53 रुपए लीटर है। आस पड़ोसी नहीं, अगर दुनिया के 5 बड़े देशों से भी तौला जाए तो भारत महंगा तेल बेचे जाने में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में पेट्रोल 54 रुपए 65 पैसे लीटर है। जापान 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, चीन में 74 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर, रूस में 47 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तेल के दाम है। इस तरह दुनिया की सभी महाशक्तियों की जनता भारत से सस्ता पेट्रोल खरीदती है। अब सवाल यह है कि भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सरकार को टैक्स भी मिले और जनता को सस्ता पेट्रोल भी मिल पाए? इस बारे में आपको एक्सपर्ट्स की राय सुनवाते हैं। तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। शिमला में तेल से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। ये महंगाई कहां से आई? जिंदाबाद। हापुड़ में महंगाई होने पर विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन फिर भी जनता सड़क पर नहीं आती। क्यों? इस सवाल का जवाब तेल का खेल है, जिससे अब जनता भी वाकिफ हो चुकी है, जो जानती है कि उसे जो महंगाई का झटका मिल रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिली भगत का नतीजा है। इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे था, जो 28 पैसे का किराया, 32 रुपए 90 पैसे की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपए 68 पैसे का डीलर का कमीशन, 20 रुपए 61 पैसे का दिल्ली सरकार का वैट जोड़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही हैं, जो पेट्रोल के बेस प्राइस से 21 रुपए 69 पैसे ज्यादा है। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत बन चुका है, जिससे हाथ धोने के लिए किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की नींद भी उड़ा दी है। तो इस प्रकार का कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपये का पेट्रोल था या 60 रुपये का पेट्रोल था, तो
पेट्रोल उड़ता है, उसकी ये एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपए का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपए का नुकसान था। आज वो 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है तो 100 रुपए का नुकसान है। तो जब भी दाम बढ़ते हैं तो हमारी इवेपोरेशन कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है, इवेपोरेशन लॉस बहुत बढ़ जाता है। तो इसका कोई भी हमारा फिक्स मार्जिन में कोई असर नहीं ज्यादा डलता। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह पेट्रोल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों ही राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। जयपुर में लोगों पर महंगाई की मार की वजह भी यही है, जिसके चलते लोगों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, इससे ज्यादा और पब्लिक क्या करेगी। ये तो रोज पैसे बढ़ाते जाते हैं, वेट कम करके। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। यह है पेट्रोल की तरफ वो ये लगता है कि गवर्न करने की बजाय वो बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेट्रोल को। उनका ये ऑब्जेक्टिव लगता है कि किसी तरह इससे कमा लिया जाए। कहीं से कमाई कैसे की जा सकती है, मिडिल क्लास से कैसे कमाया जा सकता है। और कल के अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अगर स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो उसमें यही लगता है कि मिडिल क्लास ही है जो भुगतने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और सरकार के खजानों को जो है भरना है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम नहीं होने वाली है। ऐसे में राहत तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कम करें या फिर तेल को जीएसटी में डालें। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर ही जनता को महंगाई के झटके से बचाया जा सकता है। इसको तो नियंत्रित करने के लिए एक ही रास्ता है, जीएसटी में इसको शामिल कर देना चाहिए, जो कि आम पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा, सरकारों के लिए भी अच्छा होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है। इसको जीएसटी में लाने का एक ही उपाय है। कोरोना के बीच जनता को तेल की महंगाई में ज्यादा दिन रखना सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर लोग कहीं न कहीं अपने खर्चों में कटौती करेंगे, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्द समाधान खोजे, वरना जनता जवाब देना जानती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या वाकई अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में डाल दिए जाएं तो जनता को राहत मिल सकती है? इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्र सरकार का अपना तर्क है। उसका कहना है कि जो टैक्स तेल से मिलता है वो पैसा जनता के लिए हाईवे फ्लाईओवर बनाने में खर्च किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में आज तक को बजट के दिन क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी उसको रिस्ट्रक्चर किया। कंज्यूमर को एक नया पैसा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण। जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था उसी को हमने पुनर्रचना करते हुए 2.5 रुपया पेट्रोल में, 4 रुपया डीजल में। हमें तो बेहद खुशी है, पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी वो सीधा सीधा भारत की किसानों की विकास में ली जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस कामों के लिए इसको खर्चा किया जाएगा। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का, जहां उन्नाव जिले में संदिग्ध हालत में 2 नाबालिग बच्चियों की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। लेकिन हत्या क्यों हुई, किसने की, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम। फिर भी इस पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 दलित बच्चियों की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। इसकी वजह पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान है। बच्चियां खेत में कैसे मिली और पुलिस की जांच कैसे चल रही है, इस पर परिवार के सदस्यों की राय एक दूसरे से मेल नहीं खाती। क्योंकि बच्चियों के पिता कह रहे हैं कि हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे और दुपट्टा गले में कसा था। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बंधे। लेकिन मरने वाली बच्चियों की मां अपने ही पति की बात से इनकार करती है। गला वाला कुछ बंधा हुआ था? नहीं साहब, वही रुपट्टा लपेटे रहे, वही कसी के रहे, बिटिया ने के रुपट्टा गर्दन में कसे हुए थे। हाँ, रुपट्टा कसे रहे।
बच्चियों को लेकर परिवार से एक और बयान आता है। इस बार जो बच्ची बच गई है उसके पिता और मरने वाली बच्चियों के चाचा कहते हैं कि बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। 3 अलग अलग बातों से सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि उन्नाव 2 दलित बच्चियों की मौत कैसे हुई, क्योंकि परिवार से आने वाले अलग अलग सुर यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस कैसा काम कर रही है इस पर बच्चियों के पिता तो संतुष्ट हैं। हमका जो जांच पुलिसों कर रही है, आप लोग जो करो, हमारी पुलिस मेरे साथ काम कर रही है, लगी मेरे साथ। लेकिन इसी सवाल पर मरने वाली बच्चियों की भाभी सीबीआई जांच चाहती है। हम सर आप सब लोग से बस यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। हमारी जो बेटी लोग हैं इनकी सीबीआई जांच कराई जाए। हमें बस जो है सर न्याय चाहिए बस। इस बीच पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मौत की वजह को जहर बताया गया है। रिपोर्ट में न तो लड़कियों के साथ जबरदस्ती के सबूत हैं और न ही शरीर पर चोट के निशान। 2 अन्य बच्चियां जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा संपादित किया गया है और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की मृत्यु पूर्व या बाह्य चोट का होना नहीं पाया गया है। और मृत्यु के कारण के विषय में अंकित किया गया है कि कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चियों को जहर किसने दिया, किसने उन्हें मारा, क्योंकि परिवार किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहा है। भी इससे पहले कोई बताया था कि कोई परेशान करता है, कोई धमकी देता है? साहेब कोई नहीं हमको परेशान करता, कोई धमकी कोई दिक्कत कोई नहीं साहेब। तो न किसी से लड़ाई न रंजिश, तो फिर बच्चियों को कौन मार गया? सब कुछ अनसुलझा है, लेकिन विपक्षी दल पूरी तरह एक्टिव होकर दलित बच्चियों की मौत के मामले को भुनाने में जुट गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पहले हाथरस की एक बेटी, फिर बदायूं की एक मां और अब उन्नाव की बहनें। भाजपा राज में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकार को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। विपक्ष इस घटना के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था को खारिज करने में जुटा है, तो उन्नाव से बीजेपी सांसद पिछली सरकारों को ही जंगल राज ठहराने में जुटे हुए। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़कर। विपक्ष का सवाल पूछना हक है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जब बच्चियों की मौत की वजह का पता ही नहीं है, तो फिर इस मामले में सवालों के तीर छोड़ना क्या जल्दबाजी नहीं होगा? कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। और दस्तक अब उस राजनीति के खिलाफ जहां नेता ये मानकर चलने लगे हैं कि जो भी उनके पक्ष में बोले वो सही, नहीं तो दुश्मन। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की कमान मिलने के बाद नाना पटोले ने जो पहला बड़ा बयान दिया उसमें उनका निशाना बने अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। नाना पटोले को यह बात खल रही है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ अब तक ट्वीट क्यों नहीं किया। बात सिर्फ नापसंदगी भर की होती तो शायद इतनी ना बढ़ती, लेकिन नाना पटोले अब सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट नहीं किए तो उनकी शूटिंग नहीं होने देंगे, फिल्में नहीं चलने देंगे। नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। सत्ता है तो क्या सनक है, सनक है तो क्या धमकी देंगे, कोई और कहे भी क्या जनाब। अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस की बागडोर अभी नई नई मिली है। नेताजी का नाम है नाना पटोले, धमकी दे रहे हैं, वो भी किसको? अमिताभ बच्चन को, लगे हाथ अक्षय कुमार को। मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग
बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। तो नाना पटोले का दर्द भी गजब का है। दावा है कि अमिताभ, अक्षय, मनमोहन राज में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर क्यों बोले थे, तब बोले थे तो अब चुप क्यों है। वैसे अमिताभ, अक्षय ही ये बताएं तो बेहतर है कि मनमोहन राज में वो पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर अगर बोले थे तो क्यों बोले थे। लेकिन मौजूद सवाल तो ये है कि नाना पटोले के निशाने पर अमिताभ, अक्षय ही क्यों आए। आपकी लोकप्रियता जो है, लोग पैसे देकर आपको, टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में आप लोग जो हो वो जनता के आइडल हो और आपकी जवाबदारी बनती है कि जो जनता पे अन्याय हो उसकी आवाज आपको उठाना है। यानी नाना पटोले लोकतंत्र के मायने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मायने, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय के मायने ये समझा रहे हैं कि खाता न वही जो सत्ताधारी पार्टी कहे वही सही। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है, कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। नाना पटोले तो अमिताभ, अक्षय से हिसाब किताब बराबर करने की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता और मंत्री जितेंद्र चौहान तो कम से कम अक्षय की राय को गिनते ही नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक अक्षय कनाडा के नागरिक हैं। अक्षय कुमार कौन सा अपना है जो इस देश में रहता है, पैसा कमाता है। आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को मिलता है तो अक्षय कुमार को मिलता है, और वो कहां का रहीवासी है? अरे वो वोटिंग नहीं करता है। जो वोटिंग नहीं करता है उसको क्या अधिकार है बात करने का? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राजनीति की नई तान छेड़ी है, लेकिन सहयोगी शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे तक उनकी बात जैसे पहुंची ही नहीं। ऐसे तो कोई धमकी का कारण नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई धमकी किसी ने दी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको फिर से एक बार जांच किया जाएगा कि क्या कहा है उन्होंने, और उसके ऊपर बाद में फिर सकर करके हम उसमें वक्तव्य करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाए तो फिल्मी सितारों को धमकी देना हो, फिल्मों की शूटिंग रोकना हो, इन सब बातों के लिए शिवसेना जानी जाती है। लेकिन अब धमकी आई है कांग्रेस की तरफ से और सख्ते में शिवसेना है, और शायद इसीलिए सरकार के मुखिया शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हो या उनके पार्टी के आला नेता इस बारे में बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नाना पटोले ने मनमोहन राज का नाम लेकर अमिताभ, अक्षय पर निशाना साधा है, खुद उनका एक इतिहास भी जान लीजिए। 2014 में पटोले बीजेपी से सांसद चुने गए थे। 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, यानी 2014 में मनमोहन की नीतियों के खिलाफ तो रहे ही होंगे। लेकिन राजनीति है साहब, जो खुद के मुनासिब हो उसे उछाल देंगे, भले अमिताभ जैसे कलाकार को बीच में ही क्यों न लाना पड़े। भंडारा से वेंकटेश के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। नाना पटोले जैसे नेता अमिताभ और अक्षय को सीधे धमकी देने पर उतर आते हैं और बॉलीवुड में एक तरीके की खामोशी पसरी रहती है। क्या यह बॉलीवुड में राजनीतिक विचारधारा के नाम पर हुई खेमेबाजी का असर है? भले अब सफाई आ गई हो कि महाराष्ट्र की जांच भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी शख्सियतों के ट्वीट्स के खिलाफ नहीं, जांच बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोगों के खिलाफ है कि आखिर क्यों मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली पॉप गायिका रिहाना के ट्वीट के जवाब में इन शख्सियतों ने
एक जैसे ट्वीट किए। लेकिन इस मुद्दे ने ये तो बता दिया है कि राजनीतिक दल अब ये मानकर चलने लगे हैं कि ये मेरे सेलिब्रिटी हैं और वो तुम्हारे सेलिब्रिटी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉलीवुड कलाकारों के साथ ये मुलाकात बड़ी चर्चा में थी। लेकिन 2014 के बाद से बॉलीवुड भी एक तरह से सरकार को लेकर दो खेमों में बटा नजर आया है। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार हैं जो मोदी सरकार पर निशाना साधने में वक्त नहीं लेते, तो दूसरी ओर कंगना रनौत जैसी कलाकार भी हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर किसी भी विपक्षी दल से टकराने से नहीं चूकती। अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज्यादा चुभेगी कि भाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान कड़कती सर्दी में वहां बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते। अब सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं। बॉलीवुड पर कब्जे की राजनीति नई नहीं है, लेकिन इस तरह बॉलीवुड का खुल्लम खुल्ला बंटवारा पहले नहीं था। अब तो बॉलीवुड की बात बात पर सोचना पड़ता है, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है बॉस। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।